चलिए इस एमपीएस एजुकेशन एपीएस अचीवमेंट पर मैं अजीत मोर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग कुछ करंट अफेयर और के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपका एक अभी हाल ही में क्वेश्चन उभर कर आया है, जैसे कि आपका हो गया सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश। सैनिटरी प्रोडक्ट तो दुनिया का देश देश कोई विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसको बिल्कुल फ्री कर दिया, ऐसा कोई खास बात नहीं है, तो उसका नाम आता है स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का नाम आता है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को हम देखें तो भारत के किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो इसमें आपका नाम आता है पंजाब का। अब यहाँ पे समझने की बात है, एक राज्य में एक विधायक एक पेंशन। इससे पहले होता क्या था कि जितनी बार विधायक चुने जाते थे उनको जितनी बार नंबर ऑफ टर्म्स जितनी बार वो विधायक रहे उनको उसके हिसाब से पैसा मिलता था। यानी कि एक ही व्यक्ति यदि 4 बार विधायक हो जाए तो उसको 4 विधायक की पेंशन मिलती थी, ऐसा प्रावधान है। लेकिन पंजाब राज्य सरकार ने इसको हटा करके वन वन विधायक वन पेंशन योजना ला दी है। किसके द्वारा लाई गई है? पंजाब के द्वारा लाई गई है। और वन विधायक वन पेंशन यानी कि आप यदि व्यक्ति एक ही है, आप क्यों ना कितने ही बार विधायक चुने जाएं, लेकिन उसको जो पेंशन की योजना है वह आपको एक ही विधायक को मिलेगी। यानी कि एक विधायक यदि विधायक के कितने भी बार चुना जाए, लेकिन अगर पेंशन की बात आती है तो उसको एक ही विधायक की पेंशन मिलेगी। यह किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? तो आपका पंजाब राज्य। अगर हम पंजाब की बात आ गई, अगर हम पंजाब के सीएम की बात करें तो कोई बता दे। अभी पंजाब के सीएम में अभी हाल ही में आपके पता होगा कि आम आदमी पार्टी से पंजाब में वहाँ सरकार बनाई थी, तो उसके जो सीएम कौन है? भगवंत मान। पंजाब के सीएम की बात करें तो भगवंत मान जी हैं, जो कि वर्तमान में पंजाब के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने ही एक राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की है। अगर पंजाब की बात करें तो आपका वहीं पे आपका चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, और इसी का चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल, क्योंकि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वह आपका इंटरनेशनल है, तो अतः अंतर्राष्ट्रीय शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा हो गया इसका नाम। अगर हम नाम को देखते हुए चलें तो आपका तमाम नाम चेंज हुए हैं वर्तमान में। जैसे इसके पहले आप लोग रोहतांग सुरंग देखते होंगे, रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में है, अटल सुरंग नाम हो गया। आप लोग देखते होंगे उसका जो है औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया। अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो इसका नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। अगर हम औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद, इसका जो नया नाम है आपका संभाजी नगर हो गया है। अगर यहाँ पे औरंगाबाद की बात आती है तो कहीं ना कहीं औरंगजेब से जुड़ा है, और यहीं पर औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आपका औरंगाबाद। अगर वहीं पर देखें, अगर हम बंदरगाह की बात कर लें तो आपका नाम चेंज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांडला बंदरगाह। अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि कांडला बंदरगाह कहाँ किस राज्य में स्थित है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कुसुम जी, डी के मौर्य जी, माइक ऑन कर लीजिए। कांडला बंदरगाह
किस राज्य में स्थित है? यह राज्य कौन सा है? और इसका नाम जो अभी हाल ही में चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। दीन दयाल उपाध्याय, इसका नाम चेंज होकर के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। कांडला बंदरगाह था। आपको पता होगा कि अपने भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। अब इसके बंदरगाह से हम चर्चा करेंगे, कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है। चलिए हम उसकी चर्चा यहीं पे कर देते हैं। आप लोगों तक आवाज नहीं मिल रही है क्या? एक बार बता दीजिए, आवाज मिल रही है कि नहीं? आवाज आ रही है। चलिए, जब आवाज आ रही है, यहाँ देखिए बंदरगाह देख लीजिए। कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। ये आपका हो गया गुजरात के ऊपर का, ये हो गया गुजरात का, यहाँ पे आपका आ गई ये नदी ब्रह्मपुत्र, और आपका यहाँ पे नीचे म्यांमार वाला हो गया। अब देखिए, हमने आपको बताया कि भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। आपका यहाँ पे गुजरात है, और अभी जो कांडला बंदरगाह से बात हुई वह आपकी गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आपका कांडला बंदरगाह, कांडला का यहाँ पे हो गया। यहीं पे आपको पता है कि मुंबई की स्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे आपको 2 बंदरगाह देखने को मिलता है, एक मुंबई बंदरगाह करके और एक नहावा सोवा, नहावा सोवा बंदरगाह। ये आपको दोनों मुंबई में देखने को मिलते हैं। पुनः आप इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मार्म गोवा बंदरगाह देखने को मिलता है, जिसके लोकेशन की बात करें तो आपके गोवा में स्थित है। पुनः उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, जिसकी स्थिति आपके कर्नाटक में है। पुनः आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका कोच्चि बंदरगाह, जिसकी स्थिति आपके केरल में है। अब इतने तो बंदरगाह आपके यहाँ पे मिल गए, 6 बंदरगाह, और इनको लेकर के अभी आपकी जो अगली परीक्षा हुई थी जिसमें वो जो है पुरस्कार की बात की गई थी, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है तो यहाँ पर आपको नाम याद होना जरूरी है। वहाँ पर प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा ऐसा बंदरगाह जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपका कांडला गुजरात हो गया, मुंबई नहावा गोवा आपका मुंबई में हो गया, मर्म गोवा आपके गोवा में हो गया, न्यू मंगलोर कर्नाटक में हो गया, कोचीन आपके केरला में हो गया। ये जो इतने बंदरगाह हैं, 6 बंदरगाह आप लोगों ने देखा, ये बताइए किस तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर? बता दीजिए, ये भारत का कौन सा तट है? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को और किस नाम से जानते हैं? यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है। पश्चिमी तट को जैसे आपका दे देता है सह्याद्री पर्वत, मालाबार, मालाबार। सह्याद्री पर्वत दे दे तो मैटर अलग हो जाता है। इसी को ही हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी तट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये आपके पश्चिमी तट की बात हो गई। अगर हम वहीं पर पूर्वी तट की बात करें तो आपका यहाँ पे एक मिलता है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन यहाँ पे मिलता है एन्नौर, और यहीं पे आपका मिलता है चेन्नई। ये आपके तीनों तमिलनाडु में पड़ते हैं, तमिलनाडु पड़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे कहीं मिलता है विशाखापट्टनम, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इससे भी लेकर क्वेश्चन पूछता है। विशाखापट्टनम की बात आए तो आपका आंध्र प्रदेश की बात होती है विशाखापट्टनम की। उससे तुरंत और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पारादीप, यहाँ पे कहीं मिलेगा पारादीप की बात करें, ये आपके उड़ीसा में पड़ता है।
अगर हम उड़ीसा की बात करें तो आपको पता ही है कि उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है। अगर हम जो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, यह कहाँ की रहने वाली हैं? आपको पता होगा प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। यह कहाँ की रहने वाली है? ये आपकी उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं। उसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पे विशाखापत्तनम हो गया, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। उसके बाद आपका एक नाम आता है कोलकाता बंदरगाह, यहाँ पे है। यह जो है एकमात्र नदी बंदरगाह है, यानी कि इसका जो तट है, यह बंदरगाह जो बना है यह समुद्र में ना बन करके बल्कि नदी पे बना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? वो आपका आता है कोलकाता। ये आपके यहाँ पे 6 हुआ था, यहाँ पे 3 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12 बच गए। एक इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो आपका एक यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये आपके कुल 13 इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से विशेष करके आपको याद रखना है कांडला को याद रखना है। सबसे बड़ा डॉकयार्ड भी यही है कांडला आपका। उस प्रकार से प्राप्ति बंदरगाह विशाखापट्टनम को याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की बात आ गई, तो आपका भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य, वहां पर भी आपका आंध्र प्रदेश का ही नाम आता है तंबाकू उत्पादन में। और आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भी आपके आंध्र प्रदेश की बात आती है। और आपका यहाँ पे आ जाता है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता की बात करें तो आपका नदी बंदरगाह है, और ये आपका म्यांमार में पोर्ट ब्लेयर। ये आपके 13 बड़े बंदरगाह की बात हो गई, और जिसमें से आपके कांडला का नाम चेंज हुआ है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय है, दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। बंदरगाह आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया था, एक नाम आता है युवांग वांग फाइव। युवांग वांग युवांग वांग फाइव, यह किस देश से संबंधित है? युवांग वांग फाइव क्या है? यह किस देश से संबंधित है? बता दीजिए। युवांग वांग फाइव किस देश से संबंधित है? पहले बताइए, यह क्या है? चलिए, ये जो है युवांग वांग फाइव आपका एक उपग्रह ट्रैकिंग पोस्ट है, यानी कि जो हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट को छोड़ते हैं उसको ट्रैक करता है, मतलब उसकी निगरानी करता है। और ये कहाँ का है? आपका चीन का है। और इसी के बारे में कहा जाता है, यह जो है 750 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, यानी जहाँ पर खड़ा है उसके 750 किलोमीटर के क्षेत्र में हर आवाज को सुनने की क्षमता रखता है। ये आपके चाइना का है, जो कि आपके ग्वादर बंदरगाह आपके श्रीलंका पे आया था, चाइना का है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, नमस्ते योजना का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नमस्ते, नमस्ते योजना, यह जो आपकी नमस्ते योजना है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगर इस नमस्ते योजना की बात करें विशेष करके, तो ये आपकी जो नमस्ते योजना है ये आपके सफाई कर्मी से संबंधित है। जो आपके सफाई कर्मी हैं उनसे संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? योजना संबंधित किससे है? तो आपकी सफाई कर्मी से है। जो हमारे गांव में सफाई कर्मी आते हैं, जो हम लोग कूड़े कचरे को
फैला रहते हैं, तो समेटने का कार्य करते हैं, सफाई करते हैं। यह नमस्ते योजना उन्हीं से संबंधित है। अगर इसके हम उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य क्या है, जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको जो कूड़ा कचरा उठाते हैं डायरेक्ट वो उसके संपर्क में ना आए, इसके लिए उनको ग्लव्स प्रोवाइड करना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, गांव में तो नहीं लेकिन जब शहर जाते होंगे देखते होंगे, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन जाते हैं, उसी के माध्यम से कितना भी गड़बड़ कचरा होता है उसको उठा के रख लेते हैं। लेकिन गाँव में और सभी जगह पे व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे वो उनका संपर्क डायरेक्ट शरीर से हो जाता है और कहीं न कहीं वो गंभीर से गंभीर बीमारी से संक्रमित होने का डर बना रहता है। तो जो आपका नमस्ते योजना है सफाई कर्मी में, इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा देना, सफाई कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना। उसके साथ-साथ हम लोग उनको हीन भावना से देखते हैं। हम लोग उनको हीन भावना से देखते हैं, कहते हैं कि अरे वही तो व्यक्ति है जो कचरा उठाता है। तो कहीं न कहीं हम लोगों की निगाह में वह हीन व्यक्ति की निगाह से हम लोग देखते हैं, हीन भावना रहती है, उनके प्रति रहती है। और दूसरा तात्पर्य क्या है? सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, सहायक है। और इससे यह प्रयास इसीलिए किया जा रहा है कि जो उनकी मृत्यु दर है उसमें कमी आ सके। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि कचरे को उठाते हैं जिसमें कि कोई कचरा कई दिनों का है, बैक्टीरिया उसमें है, कई तरह के फंगस उत्पन्न हो गए हैं, जो कि उनको डायरेक्ट अटैच में आते हैं, उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो बचाव के लिए अगर बचाव होगा, बीमारी नहीं होगी, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी जो मृत्यु है वह कम होगी अर्थात शून्य होगी, इससे बचे रहेंगे। लेकिन यह जो नमस्ते योजना कहाँ पे लाई गई है, हर गाँव में लाई गई है, हर शहरों में लाई गई है। तो इसके लिए जान लीजिए कि 1 लाख से अधिक जो आबादी वाले स्थान हैं, शहर हो गया, कस्बा हो गया, टाउन एरिया हो गया, जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है, ऐसे 500 स्थानों पर नमस्ते योजना प्रारंभ की गई है और वहाँ के सफाई कर्मियों को सुरक्षा के दृष्टि से ग्लव्स, मास्क आदि प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहीं पर हम अगली बात कर लें, उस्ताद योजना। अगली देखिए योजना, उस्ताद योजना। यह क्या है? उस्ताद योजना से संबंधित है। अगर हम उस्ताद योजना की बात करें तो यह विशेष करके अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए है। जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के कारीगर हैं, इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की योजना उस्ताद योजना चलाई गई है। क्योंकि जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है, जो उसमें कारीगर वर्ग है, अगर हम उनके कारीगरों को बढ़ावा देंगे, अर्थात कहीं न कहीं जो उनकी आजीविका है, जब उनके हम बढ़ावा देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिले दे रहे हैं, तो उनको रोज़गार मिलेगा जिससे कि उनकी आमदनी होगी और आमदनी होने से ही उनकी जो दिनचर्या है, जो आजीविका है, कहीं अच्छी हो पाएगी। तो आपकी जो उत्थान योजना है, ये अल्पसंख्यक कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए है। वहीं पर हम अगली योजना की बात कर लें, आपकी योजना है सेहत योजना। सेहत योजना। अब अगर सेहत की बात करें, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, सेहत मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है। अब सेहत योजना जो है, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर पे हो, पुलिस सेवा और राज्य तरफ से जितने सुरक्षाकर्मी हैं, उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। सेहत योजना का तात्पर्य स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य किसके प्रति, किसके स्वास्थ्य को लेकर ये योजना बनाई गई है। तो यह योजना जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, सीआरपीएफ हैं, बीएसएफ हैं, आप देखते हैं कि वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, 1 ही हैं, 2 हैं। बॉर्डर पे तैनात हैं, उनके जो परिवार के हैं, लड़के हैं, उनकी वाइफ है, घर पे अकेली रहती है, तो उनको
चिकित्सा संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थित है। अब देखिए संरक्षण केंद्र की बात आ गई तो बता दीजिए। यहाँ पे आपका एक शब्द मिला डुगोंग। अच्छा बता दीजिए डुगोंग मतलब क्या होता है? आवाज मिल रही हो तो बता दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज मिल रही है या नहीं। डुगोंग का संबंध किससे है? आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। चलिए ये जो डुगोंग है, डुगोंग का मतलब समुद्री गाय। समुद्री गाय। और क्वेश्चन था राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र की बात की। तो डुगोंग का तात्पर्य समुद्री गाय से है। इनका जो संरक्षण की बात करें, संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो डुगोंग संरक्षण केंद्र आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु। डुगोंग का मतलब हो गया आपका, क्या हो गया, डुगोंग की बात कर ले तो आपको इसका संबंध समुद्री गाय से है। और संरक्षण केंद्र की बात करें कहाँ पे है, ये आपके तमिलनाडु में। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपकी समुद्री गाय है जो डुगोंग है, यह कैसा है, स्तनधारी है या नहीं? तो आपका जो समुद्री गाय होता है यह स्तनधारी होता है। स्तनधारी होता है। और इसका जो संरक्षण केंद्र है, राष्ट्रीय संरक्षण केंद्र है, वो आपके तमिलनाडु है। अगर हम वहीं पर राष्ट्रीय डाल्फिन संरक्षण केंद्र की बात कर लें, आपका राष्ट्रीय जल जीव गंगा डाल्फिन है। अगर हम इसके संरक्षण की बात कर लें, राष्ट्रीय डाल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आपका नाम आता है पटना, बिहार। अच्छा अगर यहाँ पे बिहार की बात हो रही है तो यहाँ के सीएम कौन है? सीएम बता दीजिए बिहार के। नीतीश कुमार। चलिए और यहाँ पे डाल्फिन की बात आ गई तो इसको हम लोग राष्ट्रीय जलीय जीव अगर हम बात करें तो हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और यह जो है इसे इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब अपनाया गया, तो वह डेट आता आपका है 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर 2009 का दिन आता है। इसी दिन हम जो है गंगा डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित करते हैं। यहीं पर एक ऐप की बात आती है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। जन निगरानी और सतर्कता ऐप किस राज्य से संबंधित है? जन निगरानी एवं कभी चला जाएगा साला बजे का ये तो पूछ ले भाई यार को ये सब थोड़ा है आइडिया। जन निगरानी एवं सतर्कता ऐप संबंधित है किस राज्य से, तो आपका नाम आता है जम्मू कश्मीर। क्योंकि जन निगरानी आप लोग देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है आपके पाकिस्तान से लगा हुआ है। अगर हम देखें इधर से तो आपका लद्दाख कहीं न कहीं आपके चाइना से लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आतंकी हमला बराबर होता रहता है और इस तरह से कई संगठन वहाँ पे कार्यरत रहते हैं। उसी को निगरानी के जन निगरानी सतर्कता ऐप जो है प्रोवाइड किया गया जिससे हम लोग वहाँ पे शांति व्यवस्था को बनाए रखें। तो जहाँ पर भी जन निगरानी सतर्कता की बात आए तो आपके दिमाग में आ जाती है कहीं हो सकता है जम्मू कश्मीर जो कि हमारे अन्य पड़ोसी देश से संबंधित है, जो जिसकी सीमा जो हमारे राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, कहीं ना कहीं संबंधित होगा। तो उसमें आपके काफी चर्चा में रहता है कि
बड़ा आतंकी हमला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो आपका जम्मू कश्मीर आता है। तो जन निगरानी सतर्कता ऐप का संबंध जम्मू कश्मीर से। इसी प्रकार से एक आपको देखना होगा, एक आपका ऐप सारथी है, सारथी ऐप। यह सारथी ऐप का संबंध किससे है? सारथी ऐप का जान लीजिए। देखिए, सारथी साथ देता है, किसका साथ देता, मतलब कि यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है, जैसे कि सेबी। सेबी में जो भी निवेशक होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये आपका सारथी ऐप लाया गया है। उनमें विश्वास लाए और उनके स्थायित्व को बनाए रखे। तो विशेष करके सारथी ऐप तो संबंधित है सेबी से और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यहाँ से हम सेबी के बारे में जानेंगे। अगर हम सेबी की फुल फॉर्म की बात करें, सेबी की फुल फॉर्म तो बता दीजिए कोई। सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? एस से सिक्योरिटी होता है, ई से एक्सचेंज होता है, बी से बोर्ड होता है, आई से इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, मुंबई में है। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें, देखिए स्थापना को लेकर यहाँ पे दो डेट आती है। एक आपकी स्थापना की बात आती है, एक आपका इसका वैधानिक दर्जा की बात आती है। तो दोनों कहीं ना कहीं स्थापना संबंधित है। तो इसमें आपको ऑप्शन में एक ही डेट मिलती है, उसको देख के करना होता है। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो आपका आता है 12 अप्रैल 1988 का डेट आता है। 12 अप्रैल 1988 की डेट आता है। वहीं पर अगर वैधानिक दर्जा की बात करें तो आपका 30 जनवरी का डेट आता है। 30 जनवरी 1992 का डेट आता है, वैधानिक दर्जा का प्राप्त हुआ। और जब सेबी की बात हो गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, तो भारत में दो प्रकार के शेयर बाजार हैं, आपको पता होगा। हम लोग उनके देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लें। आप लोग देखते हैं कि बीएससी और आपका एक पीएनएससी देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम मुंबई शेयर बाजार यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। दलाल स्ट्रीम, दलाल दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें, यानी कि अगर हम बीएससी की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो 1875 1875 का डेट आता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका मुंबई आता है, मुंबई आता है। अगर इसके हम सूचकांक की बात करें, सूचकांक की बात करें, आप लोग बराबर देखते होंगे कि कितना जो है ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसमें इसमें देखते हैं तो आपका मिलता है सेनेक्स मिलता है, एस ई एन ई एक्स। सेनेक्स देखते हैं, इसका जो सूचकांक की बात करें तो सेनेक्स आता है। और जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यह दक्षिण एशिया और भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। दक्षिण एशिया, ना कि एशिया, दक्षिण एशिया और भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसके सूचकांक आपसे पूछता है, इकोनॉमिक्स में देखें तो इसका सूचकांक को पूछता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूछता है। वहीं पर आपका राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पूछता है, तभी उसकी बात करेंगे। तो इसका सूचकांक जो है सेनेक्स है और इसका स्थापना 1875 है, हेडक्वार्टर मुंबई है। वहीं पर अगर हम इसमें रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें आपके बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें कोई रजिस्टर्ड कंपनी 30 है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई रजिस्टर्ड कंपनी की संख्या 30 है। चलिए, ये तो हो गई बीएससी की बात हो गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। वहीं पर अगला का आता है एनईएसई। एनईएसई इसका प्रभाव क्या होगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि
राष्ट्रीय शेयर बाजार। फुल फॉर्म की बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि राष्ट्रीय शेयर बाजार। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो आपकी इसकी स्थापना की जो भी बात करेंगे तो आपका पीएससी की जो उसका जो है सेबी की जो वैधानिक दर्जा है 1992 उसी के समय इसकी स्थापना होती है, यानी कि स्थापना की बात करेंगे तो आपको डेट मिलेगा 1992 का। अगर इसके हम सूचकांक की बात कर लें, सूचकांक की बात कर लें तो इसमें आपको मिलता है निफ्टी, निफ्टी 50, NIFTY 50 इसका सूचकांक है निफ्टी 50 से। अगर इसमें हम रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें तो इसमें फुल रजिस्टर्ड कंपनी 50 है। और इसका मुख्यालय विशेष करके, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा सेबी हो गया चाहे बीएससी हो गया, इन दोनों का मुख्यालय आपके सिर्फ मुंबई था, लेकिन वहीं पर जब एनएससी की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है दक्षिण बर्ली मुंबई है। और यहीं से एक क्वेश्चन और पूछता है कि यह किस समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। एनएससी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई, तो यहीं पर आपका आता है खेरवानी समिति। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, हाँ खेरवानी समिति, आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि खेरवानी समिति का संबंध किससे है, तो आपको